हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं उमाशंकर प्रसाद आप सबके सामने आज नए टॉपिक के साथ हाजिर हुआ हूँ, जिसका नाम है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, बल तथा गति के नियम। यह 9th क्लास का फिजिक्स का चैप्टर है ना। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो आज हम लोग इसे जानेंगे और बहुत अच्छी तरह से पढ़ेंगे, है ना। ऐसा पढ़ाई पढ़ेंगे ताकि हर इसका न्यूमेरिकल जितना भी क्वेश्चन इस पर है सभी बना लेंगे। और हम लोग इतना ही नहीं करेंगे, 9 से कंपटीशन तक, कंपटीशन का पढ़ाई कीजिएगा तो उसमें बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है इससे। तो हम लोग वहाँ भी बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे और देखेंगे किस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है ना। पूरा जो है अच्छा से देखेंगे। तो दोस्तों हम लोग जो है पूरा फिजिक्स, केमिस्ट्री सभी चैप्टर 10th तक हम लोग अच्छा से तैयार करेंगे, है ना। आप भी अच्छा से पढ़िए। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छा से पढ़ेंगे और जो चैप्टर में आपको परेशानी होगा आप हमें बताइएगा, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। मैं उसको जो है समाधान करूंगा, उस पर और वीडियो बनाऊंगा, है ना। चलिए, तो सबसे पहले जाने बल क्या होता है। बल, फोर्स, व्हाट डू यू मीन बाय फोर्स। बल जो है, बल किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, ऑब्जेक्ट वस्तु को हम लोग जो है विज्ञान की भाषा में तो या तो पिंड कहेंगे, है ना, या वस्तु, उसको कहेंगे हम लोग जो अंग्रेजी में कहेंगे ऑब्जेक्ट, है ना, ऑब्जेक्ट कहेंगे। तो फोर्स क्या है, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, है ना। यदि धक्का देते हैं तो भी बल लगता है और खींचते हैं तो भी बल लगता है। तो उसी को हम लोग कहेंगे बल क्या है, धक्का या खिंचाव। धक्का या खिंचाव, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर धक्का देंगे या खींचेंगे उसे, उसी में हमको बल लगता है। और थोड़ा बल लगता है कहीं तो पुल और पुश एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, किसी वस्तु के ऊपर धक्का या खिंचाव, उसे हम लोग क्या कहते हैं, बल कहते हैं। अच्छा, और देखते हैं बल लगाने से क्या क्या होता है। बल लगाने से ऑब्जेक्ट में चेंजिंग इन ऑब्जेक्ट आफ्टर फोर्स अप्लाइड, फोर्स लगाने के बाद जो है ऑब्जेक्ट में क्या क्या परिवर्तन आएगा उससे हम लोग देखेंगे। बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले अच्छा, रेस्ट आप लोग तो जानते होंगे। रेस्ट के मतलब विराम, विराम, और मोशन के मतलब गति, जो इससे पीछे वाला चैप्टर है। गति महर्षि का होता है ना यार, गलती हो तो माफ कर देना भाई। उतना भी हम ज्यादा बहुत अच्छा मास्टर तो है नहीं, बस प्रयास कर रहा हूं। आप समझ जाएंगे, मेरा उसी में काम हो जाएगा। बस इतना ही हमको चाहिए, बहुत ज्यादा हमको अच्छा मास्टर नहीं बनना है। आप अच्छा बन जाए बस मुझे बहुत खुशी होगी। और आप सब भाई बहनों के लिए जो ही ये हम चैप्टर बनाया है ताकि आप सब अच्छा से पढ़े। तो रेस्ट के मतलब विराम और मोशन में गति। तो बल लगाने पर रुका हुआ चीज में गति आ जाएगा। जैसे कलम रुका हुआ है, इसे बल लगाएंगे, है ना, तो आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा, मोशन में आ जाएगा। तो रेस्ट से मोशन में आ जाएगा। अच्छा, दूसरा, यदि कोई भी चीज चल रहा है उसको हम बल लगाकर उसको रोक सकते हैं, मोशन से रेस्ट में आ जाएगा, है ना। अच्छा, तीसरा चीज डायरेक्शन चेंज। जैसे गेंद उधर से आ रही है तो पैर से हम मार देंगे तो उसका दिशा बदल जाएगा, तो डायरेक्शन चेंज। तो फोर्स डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है। और वेलोसिटी, वेलोसिटी माने वेग, वेलोसिटी माने वेग। अच्छा, इसका जो पीछे वाला चैप्टर होगा, यदि आपको समझ में अच्छा से नहीं आता होगा आप हमको बताइएगा, बहुत ही अच्छा तरीका से आपको मैं पढ़ा दूंगा, है ना, और आप जान जाइएगा। तो वेलोसिटी माने वेग, वेग माने स्पीड। स्पीड में जो है परिवर्तन आ जाएगा। जैसे कोई गेंद उधर से स्लो आ रहा है और हम कस के मार दिए, है ना, तो क्या हो जाएगा, उसका स्पीड में परिवर्तन हो जाएगा, बढ़ जाएगा। या तो उसको स्लो कर देंगे, जैसे गेंद हम रोक रहे हैं उधर से, है ना, तो जैसे ही गेंद आता है इधर हम स्लो कर लेते हैं उसे। अच्छा, पोजीशन में चेंज। पोजीशन माने अवस्था, पोजीशन माने अवस्था, पोजीशन माने अवस्था। यदि जो है जैसे मान लीजिए गेंद है ना, इधर से ही बल लगा रहे हैं, इधर से ही बल लगा रहे हैं, तो दोनों बगल से चापेंगे उसे तो क्या हो जाएगा, बीच में से कुचक जाएगा, है ना, कुचक जाएगा, तो अवस्था में परिवर्तन हो गया। समझ रहे हैं ना आप। तो जो है बल लगाने से किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर बल लगाते हैं तो 5 तरह का परिवर्तन हमको उसमें देख सकते हैं। पहला,
विराम से गति में आ जाएगा। विराम है, रुकल है, तो बल लगाएंगे बढ़ने लगेगा, गति में आ जाएगा। मोशन से रेस्ट में आ जाएगा। और डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, डायरेक्शन में दिशा उसका जो है उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम बदल जाएगा। वेलोसिटी स्पीड उसको हम कह सकते हैं, एक्चुअल में वेग नहीं होता है लेकिन हम कह सकते हैं अभी, तो वेग में उसका परिवर्तन हो जाएगा, अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा, देख लिए। अच्छा, इसके बाद जो है हम लोग देखेंगे बल और दो तरह के होता है। बल जो है और फोर्स और दो तरह के होता है। फोर्स बल है और दो तरह के होता है। पहला एक बैलेंस फोर्स और दूसरा अनबैलेंस फोर्स। बैलेंस के मतलब क्या हो गया? संतुलित, 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 संतुलित बल और अनबैलेंस का मतलब हुआ असंतुलित। तो देख लेते हैं हम लोग क्या होता है। दो तरह का होता है, सॉरी, बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स। तो संतुलित बल क्या होता है, असंतुलित बल क्या होता है, जैसे देखते हैं हम लोग। अच्छा, बल के आप एसआई यूनिट जानते होंगे। बल का एसआई यूनिट होता है न्यूटन। न्यूटन यदि आप नहीं जानते होंगे, पीछे चैप्टर अच्छा सा आपका नहीं होगा, आप कहिएगा, मैं उसे और बना दूंगा, अच्छा सा बना दूंगा, ताकि आप अच्छा से आगे भी समझते चलें। अब देखिएगा भाइयों, तो संतुलित बल, जैसे मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर जो है हम इधर से बल लगाएं, और बल लगाएं इधर से, मान लीजिए हम 5 न्यूटन बल लगाएं, और इधर से भी 5 न्यूटन जो है, एक लड़का इधर से भी 5 न्यूटन बल लगाएगा, तो इधर से भी 5 न्यूटन बल, उधर से भी 5 न्यूटन। अब बताइए ऑब्जेक्ट कहीं जाएगा? नहीं ना जाएगा, यहीं रह जाएगा। तो जो है अब इधर से भी बल 5, इधर से भी बल 5, दोनों कट गया, है ना। जब दोनों कट गया तो वस्तु ऑब्जेक्ट वही रह जाएगा, बराबर बल लग रहा है दोनों बल से। तो जब दोनों बल से बराबर लग रहा है, उस फोर्स को हम लोग कहेंगे बैलेंस फोर्स। आप समझ रहे हैं? और बैलेंस फोर्स का मतलब समझिए। अच्छा, तो जैसे और एक चीज बताते हैं आपको, जैसे मान लीजिए ट्रैक्टर है या गाड़ी है कुछ, आप इधर से जो है बल लगा रहे हैं, आप इधर इस पर बल लगा रहे हैं, है ना, ये नहीं आगे बढ़ रही है, इसका मतलब जो है अभी तक आप बैलेंस फोर्स लगा रहे हैं, है ना। जैसे ही ज्यादा इसका पावर, इसका जो बल जितना इसको चाहिए, रिक्वायरमेंट जो, सपोज दैट इसको चाहिए 50 न्यूटन, सपोज दैट इसको चाहिए 50 न्यूटन, आप 50 न्यूटन से कम लगेगा तो बैलेंस रहेगा। जैसे ही 50 पार करेगा, ऑब्जेक्ट यहाँ से आगे बढ़ जाएगा, तब कहेंगे अनबैलेंस। और देखिए, जैसे ही हम जो है यहाँ 5 की जगह 10 कर देंगे, 10 न्यूटन, अब बताइए ऑब्जेक्ट नहीं जाएगा, ये लगा रहा है वो नहीं, ये लगा रहा है ना, ऑब्जेक्ट आगे बढ़ जाएगा। इधर इधर ऑब्जेक्ट आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो हम लोग क्या कहेंगे, ये अनबैलेंस फोर्स हो गया। इससे पहले क्या था? बैलेंस फोर्स था। तो आप लोग समझ गए बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स के। आप इसे स्क्रीनशॉट लीजिए, है ना, और आगे हम लोग देखते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या होता है ना। चलिए आप इसे स्क्रीनशॉट लीजिए। तो दोस्तों हम लोग देखें अभी कि जो है संतुलित बल तथा असंतुलित बल, जब किसी ऑब्जेक्ट की अवस्था में यदि परिवर्तन कर देंगे तो संतुलित नहीं, सॉरी, यदि ऑब्जेक्ट उसी अवस्था में, ऑब्जेक्ट रखा उस पर बल लगा रहे हैं, है ना, वो ऑब्जेक्ट नहीं हिला तो कैसा बल है? संतुलित बल। यदि वहां से ऑब्जेक्ट हिल गया तो क्या हो गया? वो अनबैलेंस। हम लोग उसका उदाहरण देखे थे, गाड़ी का उदाहरण देखे थे, गाड़ी हिल गया तो असंतुलित, नहीं हिला तो संतुलित। अच्छा, आगे देखते हैं। अब दोस्तों न्यूटन का पहला नियम हम लोग सब जो है एक्चुअली में हम लिख ले रहे हैं, थोड़ा क्या है कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसकी वजह से मैं लिख ले रहा हूँ, है ना। तो आप इसको पूरा ना मानिएगा, यदि खराब लगता है तो कहिएगा, मैं सब आपके सामने ही लिखूंगा। चलिए, तो न्यूटन का पहला नियम क्या है हम लोग पहले समझ लेते हैं, बहुत ही अच्छा चीज़ है। तो न्यूटन का पहला नियम जो है, न्यूटन साहब ने कहे थे कि कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी वस्तु अपनी अवस्था में तब तक बनी रहती है जब तक उस पर कोई बाह्य असंतुलित बल कार्य न करे। जैसे मान लीजिए चल रहा है कोई भी चीज, यहाँ जो है ऑब्जेक्ट
ये चल रहा है, मोशन में है, तो तब तक चलते रहेगा जब तक इस पर बाहर से हम लोग बल न लगाएंगे, तो चलते रहेगा। और ये ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो ये तब तक रुका रहेगा जो है जब तक इसको, अच्छा इसको जैसे मान लीजिए रेस्ट में है, कब तक रेस्ट में रहेगा, जब तक आप इस पर बल नहीं लगाइएगा। जैसे ही लगाइएगा बल, जैसे ही फोर्स लगाइएगा यह गति में आ जाएगा, चलना शुरू हो जाएगा, है ना। तो न्यूटन साहब ने वही कहा था कि जो है वस्तु अपना विरामावस्था, है ना, अथवा सरल रेखीय अवस्था या गति में तब तक बनी रहती है जब तक उस पर कोई बाह्य बल, बाह्य असंतुलित बल कार्य न करे। तो आप समझ गए होंगे न्यूटन का पहला नियम। कहने का मतलब जो है, एक लाइन में हम कैसा कहेंगे, वस्तु अपनी अवस्था में तब तक बनी रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य न करे। इतना लिख देंगे काम हो जाएगा। लेकिन वैज्ञानिक का जो लिखा होता है हमको पूरा पूरा लिखना पड़ता है, इसीलिए बड़ा है ना। आप इसको ऐसा मत समझिएगा, बस आप इतना समझिएगा इसे, वस्तु अपनी अवस्था में तब तक बनी रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल न कार्य करे। तो अच्छा, बहुत बढ़िया। इसी से आता है जड़त्व का नियम। देखिएगा दोस्तों, जड़त्व का नियम न्यूटन फर्स्ट लॉ से ही आता है, जड़त्व का नियम। इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया कुछ नहीं है, बस न्यूटन फर्स्ट लॉ है। न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या है, कोई वस्तु गति में है तो गति में ही रहना चाहेगा, है ना, तथा जब वो विरामावस्था में है तो विराम अवस्था में ही रहना चाहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य न करे। तो वही है न्यूटन का पहला नियम, को ही जड़त्व का नियम कहते हैं। हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन फर्स्ट लॉ को ही क्या कहेंगे हम लोग, जड़त्व का नियम। जड़त्व मतलब जड़ चीज है, मतलब जैसे आपको हम बताते हैं, सब उदाहरण देते हैं, बहुत सारा उदाहरण है। जैसे आप देखते होंगे एक गिलास लिया, है ना, और कार्डबोर्ड, है ना, एक ऊपर से कूट रख दिए और यहाँ एक सिक्का रख दिए। तो आप जो है इस कूट को जैसे ही स्पीड में खींचिएगा, क्या सिक्का बाहर आ जाएगा? क्या नहीं ना, सिक्का कहाँ चला जाएगा? पानी में, जो है पानी में चला जाएगा। तो उसमें क्या होगा, देखिए बताते हैं आपको। जैसे ही इसे खींचे, पहले क्या में था, जो कूट क्या में था, सब कुछ टोटल पूरा सिस्टम क्या में, विराम में था। जैसे ही कूट खींचे, कूट क्या में आ गया, मोशन में आ गया, विराम से मोशन में आ गया। अच्छा, लेकिन जो सिक्का है विराम में था, अभी हम लोग पढ़े थे, जो वस्तु जिस अवस्था में है उसी अवस्था में ही बना रहना चाहता है। तो हम क्या बोले, सिक्का विराम में था, विराम में ही रहना चाहता है। कूट को जब हम खींचे तो सिक्का कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। क्यों? जड़त्व का नियम यही तो है मेरे दोस्त, है ना। जड़त्व का नियम कहता है कि वस्तु जिस अवस्था में है उसमें बना रहना चाहता है ना। तो जैसे ही खींचेंगे कि कहाँ जाएगा, नीचे, क्योंकि जड़त्व में है ना। अगला उदाहरण देखते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं कि हम लोग गाड़ी पर जैसे ही बैठते हैं, जब गाड़ी आगे बढ़ती है तो हम लोग पीछे की ओर आ जाते हैं। क्यों? उसका नियम क्या रीजन है? तो उसमें क्या होता है कि जैसे ही गाड़ी पर हम बैठे हैं, है ना, गाड़ी भी विराम में है, हम लोग भी विराम में है। तो उसमें क्या होगा कि जैसे ही गाड़ी विराम से गति में आई, है ना, हमारा शरीर तो विराम में ही है ना। तो गाड़ी के साथ हमारा शरीर का जो नीचे वाला हिस्सा है, कमर का नीचे वाला हिस्सा, वो गति में तो आ गया, बट इसके ऊपर जो हिस्सा है, कमर से ऊपर का हिस्सा जो है, विराम में ही रहना चाहता है। विराम में मतलब रुके हुए रहना चाहता है, और गाड़ी आगे जाना चाहती है तो मेरा शरीर तो पीछे होगा ना। तो वो जड़त्व का उदाहरण है। और देखिए, जब अचानक ट्रेन या बस रुकती है तो हम लोग आगे की ओर झुक जाते हैं, वो भी जड़त्व का उदाहरण है। वो कैसे हुआ, देखिए, जो है ट्रेन मोशन में था, हम भी उसके साथ मोशन में थे, है ना। तो जैसे ही गाड़ी रुकी, गाड़ी तो अचानक रुक गई, मोशन से रेस्ट में आ गई, बट हमारा शरीर तो मोशन में पहले से था और मोशन में ही रहना चाहता है। तो गाड़ी जब अचानक रुकी तो हम आगे की ओर झुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा शरीर मोशन में ही रहना चाहता है, उसको मेंटेन किए रहना चाहता है, इसके कारण जो है आगे झुक जाती है। तो आप समझ गए होंगे। और बहुत सारा उदाहरण है, जैसे आपको बताते हैं, पेड़ से जो है
पेड़ को हम धक्का देते हैं, उसमें पुश करते हैं, धक्का देते हैं, हिलाते हैं, तो क्या होता है, बहुत सारे पत्ते गिर जाते हैं। उसके पीछे क्या लॉजिक है? यही लॉजिक है जड़त्व के नियम, लॉ ऑफ इनर्शिया। वो क्या है, जैसे ही हम पौधा को हिलाएंगे तो पौधा प्रारंभ में क्या था, मोशन में था, क्या रेस्ट में था ना, रेस्ट में था, और उसका पत्ता भी क्या था, रेस्ट में था। तो जैसे ही उसको हम धक्का दिए तो पौधा क्या में आ गया, मोशन में आ गया, और जो पत्ता है रेस्ट में ही रहना चाहता है ना, जिसके कारण जो है वह नीचे गिर जाता है। और बहुत सारे उदाहरण है डेली लाइफ में, जैसे हम लोग चादर को झाड़ते हैं तो धुल कर निकल जाता है, चादर जो है विरामा से गति में जाता है। एक सेकंड दोस्तों, लाइन कट गया है थोड़ा सा, चलिए। तो चादर को जैसे ही हम लोग झाड़ते हैं, चादर विरामा से गति में आता है, जबकि उसमें धूलकण जो होते हैं, जैसे हम लोग ऐसे चादर को झाड़ते हैं, इस तरह से झाड़ते हैं, पहले चादर तो इस तरह से था और धूल इस पर था, तो देखिए चादर आपका नीचे गया, धूल वहीं रहना चाहता है, जिसके कारण से वह नीचे गिर जाता है ना। और हम लोग देखेंगे न्यूटन की गति का दूसरा नियम। चलिए बहुत बढ़िया, आगे देखते हैं। अब दोस्तों हम लोग देखेंगे मोमेंटम क्या होता है, संवेग क्या होता है। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मजा आता है, हमें भी मजा आ रहा है ना, आप भी मजा लीजिए पढ़ाई का। पढ़ाई में बहुत इंटरेस्ट है, बस एक बार इंटरेस्ट यदि आ गया तो जिंदगी अच्छा बन गया। यदि आप इंटरेस्ट गलत जगह पर लेंगे तो गलत जगह पर चल जाएंगे। और एक चीज हमेशा याद रखिए दोस्तों, जो पढ़ाई में एंजॉय है वो एंजॉय कहीं कहीं भी नहीं है। तो आप जो है इसके पीछे भागिए, पढ़ाई के पीछे भागिए, न कि किसी चिड़िया के पीछे भागिए। यदि आपको एक बात मैं बताता हूँ आपको इससे पहले, यदि आपको बाज की तरह आसमान में उड़ना है तो चिड़ियों का पीछा छोड़ दीजिए, समझ रहे हैं ना। आप चिड़ियों के पीछे मत कीजिए, आप आगे बढ़ते रहिए, आगे पढ़ाई में एंजॉय कीजिए, बहुत मजा आया। चलिए हम लोग देखते हैं संवेग। संवेग क्या होता है, इसको हम लोग कहते हैं मोमेंटम। मोमेंटम, संवेग क्या होता है? संवेग बहुत, सबसे पहले तो डेफिनेशन जान लीजिए, है ना। द्रव्यमान तथा वेग का गुणनफल। द्रव्यमान तथा वेग को गुणनफल को हम लोग संवेग कहते हैं। अंग्रेजी में कैसे बोलिएगा? द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। तो आसान चीज है मोमेंटम, संवेग। संवेग के मतलब क्या, हम लोग देखिए डेफिनेशन से, द्रव्यमान इनटू उसका जो वेग। तो द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को हम लोग क्या कहेंगे? संवेग कहेंगे। संवेग को हम लोग डिनोट करते हैं एम से, कैपिटल एम से, है ना। द्रव्यमान को स्मॉल एम से और वेलोसिटी को v से। तो m है ना, तो m इक्वल्स टू mv, है ना। अच्छा, तो जो है हम लोग देखें m इक्वल्स टू जो है कैपिटल M इक्वल्स टू mv। संवेग इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? द्रव्यमान गुणे वेग, है ना। बहुत जो है अच्छा। और देखते हैं हम लोग इसका SI यूनिट क्या हो जाएगा? इसका SI यूनिट मास का हो जाएगा kg। तो SI यूनिट ऑफ संवेग क्या हो जाएगा? kg। मास का हो जाता है kg और वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकंड। अच्छा दोस्तों, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, संवेग को हम लोग p से डिनोट करते हैं, p से, है ना। तो p इक्वल्स टू mv, सॉरी गलती लिखा गया थोड़ा सा। तो SI यूनिट क्या हो जाएगा इसको? kg मीटर पर सेकंड। बहुत अच्छा। अच्छा, और देखेंगे हम लोग इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ाएंगे। पहले तो हम लोग जाने संवेग होता क्या है। कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे उदाहरण के माध्यम से आपको बताता हूं। मान लीजिए देखिए कोई जो है 2 kg का एक ऑब्जेक्ट है, इसमें कुछ वेलोसिटी दे दिए। क्या दे दिए? वेलोसिटी, कुछ स्पीड दे दिए। मान लीजिए 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आगे बढ़ रहा है, तो उसका मोमेंटम निकालना होगा। तो p इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? जल्दी बोलिए आप, mv, है ना।
m कितना है 2 इंटू 10 कितना, v कितना है 10, 20 मीटर 20 kg मीटर पर सेकेंड। बहुत ही आसान चीज है। अच्छा, रियल लाइफ में संवेग में क्या होता है देखिए बताते हैं आपको मैं। जैसे हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, है ना, कोई प्लेयर जब अच्छा खेलने लगता है तो नहीं कहते अरे यार पूरा एकदम मोमेंटम में आ गया, संवेग में आ गया, मतलब पूरा एकदम चपले है, मार रहा है, टकरा के चाप रहा है, मार रहा है, उसको कहेंगे संवेग। तो और भी बहुत सारा उदाहरण, कुछ नहीं, मास इनटू वेलोसिटी, दैट इज कॉल्ड मोमेंटम। अच्छा, और एक चीज और जान लीजिए हम लोग यहीं पे, इम्पल्स, आवेग। आवेग क्या होता है देख लेते हैं। इम्पल्स, इम्पल्स क्या होता है, आवेग क्या होता है। बस यदि संवेग आ गया तो आवेग भी आ जाएगा। संवेग से ही गए हम लोग, द्रव्यमान इनटू वेग। आवेग क्या होगा, संवेग में परिवर्तन को हम लोग क्या कहेंगे, आवेग। संवेग में परिवर्तन, जैसे देखिए संवेग में परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन को क्या कहेंगे हम लोग, आवेग कहेंगे। संवेग में परिवर्तन, चलिए देख लेते हैं हम लोग। अच्छा, इसको डिनोट करते हैं हम लोग इम्पल्स आई से, है ना, आई से। जैसे आपको पहले उदाहरण में बताता हूं, देखिएगा दोस्तों आप, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, 2 kg का ऑब्जेक्ट है, ये कुछ स्पीड से जा रहा था, है ना, इसका जो है प्रारंभिक स्पीड यू जो था मान लीजिए 10 हो गया, 10 था, 10 मीटर पर सेकंड। फिर आगे जब बढ़ा तो वही ऑब्जेक्ट है, लेकिन इसका स्पीड जो है, स्पीड हो गया मान लीजिए 8 हो गया, 8 मीटर पर सेकंड, कम हो गया, है ना। तो अब हमको आवेग निकालना होगा। इम्पल्स बराबर क्या होता है अभी हम देखें, हम इम्पल्स बराबर जो है संवेग में परिवर्तन, तो जो है देख लेते हैं, m1 आपको फिगर से बताता है तब समझ में आएगा, देखिएगा ध्यान से। m मास का कोई ऑब्जेक्ट है, इसका प्रारंभिक स्पीड u है, m मास का कोई u है, और देखिएगा वही है, इसका स्पीड हो गया v। तो संवेग में परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन बाद वाला माइनस अंतिम वाला, तो क्या हो जाएगा mv माइनस mu, m कॉमन ले सकते हैं आप, mv माइनस u, है ना, i। तो संवेग बराबर, सॉरी, आवेग बराबर क्या हो गया, m इंटू v माइनस u, दैट इज कॉल्ड संवेग में परिवर्तन। अब देखते हैं, तो कुछ उदाहरण देखते हैं हमको, जैसे कैसे करेंगे। हमको यदि इम्पल्स निकालना है तो फार्मूला पुट कर देंगे, सिंपल सा फार्मूला है v माइनस u। m कितना दिया है, मास, मास ऑब्जेक्ट तो कभी बदलेगा नहीं ना, उसका मास तो वही रहेगा, क्या हो जाएगा मास। तो v कितना है 12 है ना, u कितना है 10 है। अब यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा यहाँ 2, 2 2 जा 4 हो गया, kg मीटर पर सेकंड। ऐसा यूनिट भी वही होगा, इसका भी ऐसा यूनिट वही होगा। kg मीटर पर सेकंड, ऐसा यूनिट इसका भी वही होगा। तो अब देखते हैं रियल लाइफ में इसका प्रयोग कहाँ होता है, इम्पल्स का प्रयोग कहाँ होता है, देखते हैं। जैसे गेंद जैसे ही हम लोग पकड़ते हैं, गेंद जैसे ही हम लोग पकड़ते हैं, गेंद उधर से हमारे पास आती है तो हम हाथ को पीछे करते हैं। हाथ को पीछे इसलिए करते हैं ताकि जिस स्पीड से गेंद आती है उस स्पीड को क्या करें, कम हो जाएगी। हाथ को पीछे लाता है, हाथ के साथ गेंद पीछे आती है, उससे स्पीड क्या होती है, कम हो जाती है। और जब कम होगा तो उससे चोट कम लगेगा। तो कम क्यों होता है, क्योंकि आवेग में परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन, उसी को हम लोग इम्पल्स कहते हैं। जैसे ही पीछे करते हैं तो स्पीड क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और जब स्पीड कम हो जाएगा तो उसका इम्पल्स कम हो जाएगा। जब इम्पल्स कम हो जाएगा तो चोट कम लगेगा। अच्छा, यदि एक बात और आपको मैं बताता हूँ, जिस ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा रहेगा, मास ज्यादा रहेगा, है ना, तो उसका संवेग भी ज्यादा होगा, संवेग भी ज्यादा होगा। मास बढ़ाएंगे तो संवेग भी बढ़ेगा। जैसे मान लीजिए आपको मैं छोटा सा पत्थर से मार रहा हूँ और बड़ा सा पत्थर से मार रहा हूँ, ज्यादा चोट किस में लगेगा, बड़ा वाला से लगेगा। तो मास बढ़ाएंगे
तो संवेग बढ़ जाएगा, द्रव्यमान बढ़ेगा तो संवेग बढ़ेगा, और वेलोसिटी स्पीड बढ़ाएंगे तो भी संवेग बढ़ेगा। जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए एक साइकिल आ रही है, एक ट्रक आ रही है, दोनों 10 की स्पीड से आ रही है, तो ज्यादा चोट किससे लगेगा? ज्यादा चोट डेफिनेटली है कि ट्रक से लगेगा। दोनों तो स्पीड बराबर था, लेकिन मास ज्यादा ट्रक का है, इसलिए आपको ज्यादा ट्रक से ही चोट लगेगा। उसी तरह से जो है वेलोसिटी जब बढ़ाएंगे, जैसे दो साइकिल आ रहा है, एक स्पीड में जाना है, एक 20 की स्पीड, एक 10 की स्पीड, अब बताइए चोट ज्यादा किससे लगेगा? डेफिनेटली एकदम जो है जो ज्यादा स्पीड से आ रही है उससे ज्यादा चोट लगेगा। क्यों? क्योंकि ज्यादा स्पीड मोमेंटम को बढ़ा देगा, ज्यादा द्रव्यमान भी मोमेंटम को बढ़ा देगा। आप उसको याद रखिएगा। गेंद हम लोग पीछे खींचते हैं ताकि जो है संवेग कम हो जाएगा, जब संवेग कम होगा तो चोट हमें कम लगेगी। बहुत अच्छा। और देखते हैं हम लोग न्यूटन के सेकंड लॉ पर आता है। चलिए, न्यूटन सेकंड लॉ और कुछ नहीं है, बस हमें ये वाला याद हो गया तो न्यूटन सेकंड लॉ भी याद हो जाएगा। हम लोग देख लेते हैं तुरंत यही क्या। चलिए, न्यूटन सेकंड लॉ देखते हैं हम लोग। न्यूटन सेकंड लॉ क्या होता है? तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग देखें, अच्छा न्यूटन सेकंड लॉ है, उसको हम अगला वीडियो में बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, है ना, आपको ही मजा नहीं आएगा, उसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। एक बार रिवीजन कर लेते हैं झट से, है ना। तो पहला जो है, सबसे पहले हम लोग देखें बल। बल क्या है? एनीथिंग दैट इज पुल और पुश ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यदि किसी ऑब्जेक्ट के वस्तु के ऊपर धक्का खिंचाव, वही क्या कहेंगे हम लोग? बल कहेंगे। और फिर देखें हम लोग बैलेंस फोर्स, अनबैलेंस फोर्स। बैलेंस फोर्स मतलब वैसा फोर्स जिसको लगाने से ऑब्जेक्ट में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, बस जैसा है वैसे ही कंडीशन में रहेगा, उसको कहेंगे बैलेंस फोर्स। अच्छा, वैसा बल जिसको लगाने से ऑब्जेक्ट में परिवर्तन आ जाएगा, उसको क्या कहेंगे? अनबैलेंस फोर्स। फिर देखें हम लोग गति का पहला नियम देखें। गति का पहला नियम क्या हुआ? जो ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट जिस अवस्था में है उसी अवस्था में बनी रहना चाहती है जब तक उस पर कोई बाह्य असंतुलित बल कार्य ना करे, है ना। अच्छा, फिर उसके बाद जो है हम लोग देखें जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम बस यही है, न्यूटन फर्स्ट लॉ को ही जड़त्व का नियम कहता है ना, उसका भी परिभाषा यही है। और जिस वस्तु यदि गति में है तो गति में ही रहना चाहती है, तथा यदि वह विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही रहनी चाहती है जब तक उस पर कोई बाह्य असंतुलित बल कार्य न करे। जवाब उधर तो अच्छा, और देखें हम लोग जो है इसी, अच्छा न्यूटन फर्स्ट लॉ के बारे में बताता है, इसको गैलीलियो के नियम भी कहते हैं, क्योंकि गैलीलियो ने ही फर्स्ट लॉ को, जड़त्व के नियम को गैलीलियो ने दिया था, तो न्यूटन जड़त्व के नियम को या गैलीलियो के नियम भी हम लोग कह सकते हैं। अच्छा, फिर हम लोग देखें आगे जो है संवेग किसे कहते हैं। संवेग देखें, द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को संवेग कहेंगे, है ना। जितने ज्यादा मास उतना ज्यादा संवेग, जितना ज्यादा स्पीड उसका उतना ही ज्यादा संवेग। फिर हम लोग देखें आवेग, इम्पल्स। इम्पल्स क्या है? चेंज इन मोमेंटम, अंग्रेजी में कहेंगे चेंज इन मोमेंटम, मतलब संवेग में परिवर्तन को क्या हम लोग क्या कहेंगे? उसे संवेग में परिवर्तन को कहेंगे हम लोग आवेग, है ना। इसका ही फॉर्मूला देख लिए, I = m/v - u, है ना। इसका आवेग का प्रयोग कहाँ करते हैं? गेंद को जब धीरा करते हैं तो उससे चोट कम लगता है। तो और हम लोग आगे देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, न्यूटन सेकंड लॉ के बारे में देखेंगे। चलिए, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। आप भी मन लगा के पढ़ते रहिए, है ना। और यदि आपको भी हमारे साथ जुड़कर पढ़ना यदि आप चाहते हैं तो अभी हम लोग का बैच अब शुरू होगा, साइंस का बैच शुरू होगा, है ना। अभी कुछ दिन में शुरू होने वाला है। आप भी हम लोग के साथ जुड़कर पढ़िए अच्छा से, ताकि हमारा समाज आगे बढ़ेगा, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो।